गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का पेपर सेकंड यूनिट 1 का टॉपिक है जल अवशोषण, जिसका एक भाग आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने पहली कक्षाओं में भी बताया था आपको कि जल कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक होता है। किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य में जल के माध्यम से ही एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का गमन होता है। तो जल एक विलायक का काम करता है और वो सॉल्यूशन एक्वस विलियन वो बनाता है। जल के कारण ही कोशिकाओं की स्फीति बनी रहती है। जब कोशिकाओं के अंदर जल रहेगा तो कोशिकाएं स्फीत रहेंगी, टर्जित रहेंगी, और जब कोशिकाएं टर्जित रहेंगी तो उनकी वृद्धि भी निरंतर होती रहती है। तो जल स्थलीय पादप जो होते हैं वो मुख्य रूप से जल जो है वो मृदा से या मिट्टी से लेते हैं, और ये मिट्टी से जल जड़ तंत्र या रूट सिस्टम के द्वारा अवशोषित करते हैं। वो जल जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे हम सॉइल वाटर कहते हैं। जब बारिश होती है, खूब तेज़ बारिश हो रही है, और तो ऐसी स्थिति में जो ज़्यादातर जल होता है वो मृदा में प्रवेश करने की बजाय नदी में, तालाबों में, पोखर में और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाता है। ऐसे वाटर को रनअवे वाटर या अपवाहित जल कहते हैं। लेकिन जब वर्षा बहुत तेज़ ना होकर मध्यम या धीमी गति से होती है तो ज़्यादातर जल जो है वो मिट्टी के अंदर पर्कुलेट हो जाता है, मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और वही कहलाता है मृदा जल। परिभाषा के रूप में हम ये कहें कि भूमि में जो पाए जाने वाला जल है, जो कि एक विलयन या मृदा विलयन बनाता है, उसे हम सॉइल वाटर कहते हैं। सॉइल वाटर के प्रकार की अगर हम बात करें तो हम उसे इस चित्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं, विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे प्रेसिपिटेशन होता है, उस प्रेसिपिटेशन में जैसे कि हम देखें, प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, और बारिश से क्या होता है कि जल जो है वो रन अवे होता है और समुद्र में, पोखरों में, नदियों वगैरह में बह जाता है। जल जो मिट्टी के अंदर आता है उस जल को हम विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ग्रेविटेशनल वाटर, यहाँ हम देख रहे हैं कैपिलरी वाटर, यहाँ हम देख रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यहाँ हम देख रहे हैं कंबाइंड वाटर, और एक वाटर और होता है जो यहाँ नहीं बताया गया है, जिसे हम कहते हैं जल वाष्प। वाष्प यानी जल जब वेपर या वाष्प के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर हम इसी चीज़ को इस चित्र में यहाँ पर भी क्लियरली देख पा रहे हैं। ये मिट्टी के कण हैं और इन मिट्टी के कणों के बीच में ये जल मौजूद है। मृदा जल के पहला प्रकार को हम बोलेंगे गुरुत्वीय जल। ये वो जल होता है जो बह जाता है। जो बहता कहाँ से है, जो रंध्र अवकाश होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो पोर होते हैं, उनसे होता हुआ ये जल गुरुत्वीय बल के कारण गहराई तक चला जाता है, और ये इतना नीचे भूमि के पहुंच जाता है कि ये पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता है, और इस जल को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है जल वाष्प। नाम जैसा कि इसका बता रहा है कि मृदा की सतह के नीचे जब ताप जब बढ़ जाता है तो उसके कारण जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जो मृदा अवकाशों में उपस्थित वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होती है, और ये जल भी पौधों को अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा प्रकार है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जल की कुछ मात्रा होती है, वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनकी सतह पर चारों ओर एक पतली परत के रूप में चिपक जाती है, या जिसे हम कहें अधिशोषित हो जाती है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एड्सॉर्ब्ड हो जाती है। तो यह जल मृदा कणों के साथ जो एडेशन और कोहेजन होता है, जब आसंजन और ससंजन होता है, उन बलों के कारण बहुत ही दृढ़ता के साथ चिपका रहता है, इसलिए ये जल भी पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। फोर्थ प्रकार है केमिकली बाउंड वाटर, रासायनिक बद्ध जल।
कुछ जल जो होते हैं वो मृदा कणों के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसे हम केमिकली बाउंड वाटर कहते हैं। तो जो मिट्टी में जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि लोहा है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, उनके साथ ये घुलकर ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जल भी पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रकार है केशिका जल, जिसे हम कहते हैं कैपिलरी जल। यह जल जितने भी मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में जो पोर स्पेस होते हैं, जो रिक्त स्थान होते हैं, उनमें स्वतंत्र रूप से ये उपस्थित होता है। यही एकमात्र ऐसा जल है जो कि पौधों के लिए उपलब्ध होता है। पौधे अपनी की जितनी भी आपूर्ति होती है, जो सप्लाई होती है, वो इसी जल से पूरी करते हैं। ये पांचों टाइप्स का जो जल मैंने आपको सॉइल वाटर बताया है, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे पांचों प्रकार को हम कहते हैं होलार्ड। होलार्ड यानी मृदा में संपूर्ण जल की उपस्थित मात्रा है। और वो जल जो कि उपलब्ध है यानी केशिका जल, उसको हम कहेंगे कैसार्ड। और वो जल जो कि उपलब्ध नहीं है उसे कहेंगे ईकार्ड। तो 5 में से जो 4 प्रकार है वो ईकार्ड हैं, एक प्रकार है वो कैसार्ड है, और ईकार्ड और कैसार्ड मिलकर होलार्ड का निर्माण करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी। जल, जैसा कि अभी मैंने कहा, गुरुत्व के विरुद्ध मिट्टी में जब धारण किया जाता है तो वो केशिका जल होता है। और उस धारण किए गए जल को हम उस मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि परिभाषा में लिखा गया है, गुरुत्व बल द्वारा निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के उपरांत मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को उस मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। एक सूखी मृदा है, इकाई उसका एक भार है, एक प्रति इकाई भार है, और उसमें अगर हम जल डालते हैं तो वो मृदा जो है, जितना उसमें जो स्पेस हैं, पोर स्पेस हैं, उसमें जल को धारण कर लेगी, और एक्सेस वाटर है वो उससे निकलकर चला जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में वो ग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, और केशिकत्व जल जो होगा वो मृदा के द्वारा धारण किया जाएगा। वही उसकी फील्ड कैपेसिटी है। यानी मृदा की शुष्क प्रति इकाई भार द्वारा धारण किए जाने वाले उच्चतम जल की मात्रा को क्षेत्र क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, गुरुत्व के अगेंस्ट। स्थायी म्लानी प्रतिशत। ब्रिक और सैंड्स ने 1912 में इस शब्द का प्रयोग किया। यह मृदा जल की वह प्रतिशतता होती है जब पौधों की पत्तियां प्रथम बार स्थायी म्लानता प्रदर्शित करें। स्थायी म्लानता यानी मुरझान, विल्टिंग, मुरझाती पत्तियां। हम गमलों में देखते हैं कि अगर हम एक दिन गर्मी के मौसम में अगर एक दिन पानी नहीं देते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं। थोड़े इसके एक दिन और पानी हम नहीं दें तो पत्तियां बहुत बुरी तरह से मुरझा जाती हैं। लेकिन जब हम उसमें जैसे ही पानी दे देते हैं तो वो पत्तियां वापस ठीक अवस्था में आ जाती हैं। तो वो पत्तियों का वो मुरझान, जब उन्हें तुरंत जल की आवश्यकता हो रही है, वो उसकी स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहलाती है। जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता का जो अंतर होता है उसे जल की जल आपूर्ति क्षमता कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, जल आपूर्ति क्षमता किसके बराबर है? मृदा जल धारिता माइनस स्थायी म्लानी प्रतिशतता। जल का धारण करना और स्थायी म्लानता जहाँ आ रही है, उनका जो अंतर है वो उसकी जल आपूर्ति क्षमता कहलाती है। जल अवशोषण तंत्र, वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। जल अवशोषण तंत्र जो है वो, अगर हम शैवाल और कवक की बात करें तो उनका संपूर्ण शरीर जो होता है, वो जो संपूर्ण शरीर की जो बाह्य सतह होती है वो जल अवशोषण का काम करती हैं।
फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स की तरफ जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में मूलाभासों द्वारा जल का अवशोषण होता है। फिर हम अगर बात करें टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म्स की, तो वहाँ पर जल का अवशोषण सुविकसित रूट सिस्टम या मूल तंत्र के द्वारा होता है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, सतही भोजी होती हैं और अंतःभोजी होती हैं। सतही भोजी, जैसा कि उनका नाम बता रहा है, ये जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। और अंतःभोजी वो जड़ें होती हैं जो पानी की तलाश में मिट्टी में अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं। रूट्स के, जड़ के द्वारा जब अवशोषण होता है तो जड़ का जो संपूर्ण सतह जो होती है वो अवशोषण का कार्य नहीं करती है। जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा, उसके तरुण भागों के द्वारा होता है और विशेषकर रूट हेयर रीजन के द्वारा होता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि जड़ के अनेक क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले वाला जो रीजन है उसे हम कह रहे हैं रूट कैप। यह किसी भी जड़ का या मूल का एक शीर्ष भाग है और मूल शीर्ष का एक रक्षात्मक आवरण होता है। और ये रक्षात्मक आवरण का कार्य होता है कि वृद्धि के समय मूल को हानि से, उसकी जो क्षति हो जाती है उससे बचाता है। तो ये रूट कैप रीजन है। इसके बाद है जोन ऑफ मैचुरेशन। इसे हम कोशिका विभाजन क्षेत्र भी, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। यह मूल का शीर्षस्थ भाग होता है जो कि लगभग 1 मिलीमीटर लंबाई तक का होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। यानी कि जो मूल की वृद्धि होती है उसमें इस क्षेत्र का योगदान होता है। निरंतर विभाजनशील कोशिकाएं हैं, इसलिए इसे मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इसके बाद का जो रीजन है उस रीजन को कहते हैं सेल इलोंगेशन जोन और यह वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे स्थित भाग होता है। ये क्षेत्र भी कुछ मिलीमीटर लंबा होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं उनका जो कार्य है, जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि निरंतर इसको लंबाई में बढ़ाने का काम करती हैं। तो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है तो जड़ की लंबाई भी इसी क्षेत्र के कारण बढ़ती है। इसके बाद आता है रूट हेयर रीजन। रूट हेयर रीजन जो होता है वो इलोंगेशन क्षेत्र के बाद स्थित होता है और इस रीजन में रूट हेयर या मूल रोम पाए जाते हैं और ये किसी भी मूल का मुख्य अवशोषण क्षेत्र होता है। इस रीजन का एक प्रमुख रोल है कि जड़ जो होती हैं वो जो अवशोषण है, पानी का जो अवशोषण है वो इसी के द्वारा करती हैं। मूल रोम का निर्माण जो है वो एपिब्लेमा, जो एपिडर्मिस होती है मूल की, उन कोशिकाओं के दीर्घीकरण से होता है, उनके इलोंगेशन के कारण होता है। इसके बाद जो लास्ट रीजन है वो है जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन जो होता है वो मूल रोम क्षेत्र से एकदम ऊपर का भाग होता है। इसकी कोशिकाएं मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं और उनके सुबिराइजेशन से जल अवशोषण कम हो जाता है। यानी रूट हेयर के बाद का जो रीजन है वो बिल्कुल जल अवशोषण का कार्य नहीं करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तरुण भाग जो होते हैं वो जल अवशोषण का कार्य करते हैं और उनमें जो रूट हेयर रीजन है वो जल अवशोषण का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट। जैसा कि अभी मैंने बोला कि जड़ों से मूल रोम के द्वारा जल जो मूल में प्रवेश करता है,
तो जल मूल रोम की भित्ति से या एपिडर्मल कोशिकाओं की भित्ति से प्रवेश करता है और इन कोशिकाओं से जल वल्कुट की पतली कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचता है और एंडोडर्मिस की जो रेडियल अरिय और थिकनिंग जो होती हैं जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं उसके द्वारा जल अवरुद्ध हो सकता है। तो उनकी जो पैसेज सेल होती हैं, जो मार्ग कोशिकाएं होती हैं, उनसे होता हुआ वो परिरंभ में या पेरिसाइकल में प्रवेश करता है और उसके बाद ये जाइलम में प्रवेश करता है। तो इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला रीजन रूट हेयर रीजन है। रूट हेयर रीजन जो कि सीधा मिट्टी के संपर्क में है, मिट्टी के कण पार्टिकल्स हम देख रहे हैं और बीच में इसकी वैक्यूल है। जल जब यहाँ से प्रवेश करता है तो ये एपिडर्मिस या ब्लेमा से होता हुआ कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जा रहा है और कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं पतली भित्ति वाली हैं तो आसानी से जल यहाँ तक प्रवेश करता है और ये जल फिर एंडोडर्मिस की पैसेज सेल के थ्रू होता हुआ पेरिसाइकल तक प्रवेश करता है। और जब पैसेज सेल होती हैं तो वो पैसेज सेल का कांटेक्ट जाइलम से होता है और जाइलम फिर इस जल को ऊपर की भागों में धकेलने का काम करता है। तो ये रूट का पाथ है या मार्ग है जिससे जल प्रवेश कर रहा है। तो हम इसको एक पाथ के रूप में अगर बोलें तो मृदा जल पहुंच रहा है मूल रोम में, मूल रोम से एपिब्लेमा में जा रहा है, एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स में जा रहा है, कॉर्टेक्स में ये पैसेज सेल या मार्ग कोशिकाएं जो कि एंडोडर्मिस की है वहाँ पहुंचता है, वहाँ से ये पेरिसाइकल में जा रहा है, पेरिसाइकल से ये जाइलम में जा रहा है और जाइलम वो भाग है जो कि इसको रूट प्रेशर के द्वारा ऊपर की ओर धकेल देता है, स्टेम और पौधे के ऊपरी भागों पर धकेल देता है। तो अवशोषित जल जो होता है वो मूल कोशिकाओं में संभवतः 2 मार्गों द्वारा स्थानांतरित होता है। पहला, एक कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका की भित्ति में स्थानांतरित होता है, यानी हम कह सकते हैं कि निर्जीव कोशिका भित्ति के तंत्र सम्मिलित हैं इसके अंदर। तो ऐसे मार्ग को हम एपोप्लास्ट कहते हैं और ये मार्ग निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान पाया जाता है। दूसरा मार्ग होता है एक कोशिका के साइटोप्लाज्म से दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता हुआ, यानी कि ये सजीव तंत्र के रूप में जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं सिम्प्लास्ट मार्ग और यह सक्रिय अवशोषण के दौरान होता है। यानी अगर जल जो है वो कोशिका भित्ति के थ्रू होता हुआ जा रहा है, कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका भित्ति के थ्रू बाहर से जा रहा है तो वो निष्क्रिय है और वो जब कोशिका के अंदर से जा रहा है तो वो सक्रिय है। तीसरा एक प्रकार और भी मानते हैं जो कि सामान्य कंडीशंस के अंदर नहीं मिलता, जब कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब ये पाया जाता है। इसमें जल का स्थानांतरण एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका में होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट भाग मैं कल आप